हाँ जी। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर करने के लिए हम पढ़ते हैं उनकी एज वाइज टाइमलाइन हिस्ट्री। ठीक है। तो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो मैन एज जो थी हमारी मैन जो टाइम था वो हमने कवर किया था, लेकिन उसको हम फिर से पॉलिश करेंगे, अभी फिर से उस चीज़ को देखेंगे ताकि ये चीज़ है ना, टाइमलाइन जो होती है वो हम रट के याद नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा समझना भी होता है। ठीक है। और समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को बार बार में देखें। ओके। तो हेयर इज़ पूजा कांटेवाल और आज हम इसी वीडियो में कवर करेंगे हमारी बची हुई सारी एज। और उससे पहले हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी एज पढ़ी थी। ठीक है। तो इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने से पहले जब इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत हुई थी तो वो शुरुआत इस एज में हुई थी। ठीक है। तो ये जो एज है इसको बोलते हैं हम एंग्लो सेक्शन एज। ठीक है। इसके अंदर जो एज हैं ये सारे जो हैं इनके अंदर जितनी भी एज है वो हम आराम से कवर करेंगे, लेकिन हम एक बार पहले ये मैन एज का हम नाम वगैरह याद कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो एंग्लो सेक्शन एज है, ये हमारी 450 से 1066 तक। ठीक है। ये जो टाइम लाइन है ये हर जगह फिक्स एग्जैक्ट नहीं होता। ठीक है। क्योंकि ये तो नहीं है कि आज सोमवार है, कल संडे था और आज मंडे है, तो कल संडे अगर कोई प्लेग फैला है तो संडे संडे को ही फैला था, मंडे को कोई प्लेग नहीं है। ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो होती है ना वो हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, तो टाइम भी ऐसी चीज़ है जिसको हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, ये अप्रोक्सीमेट टाइम होता है। ठीक है। लेकिन जो रिलायबल सोर्स है वहाँ पे अप्रोक्सीमेट टाइम सेम सेम दे रखा है, सब में यही दे रखा है, तो हम इसी को मान के चलेंगे। ओके। हाँ। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी देखो एंग्लो सेक्शन एज, ये जो एज है इसी एज को हम बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश एज। ठीक है। तो ओल्ड इंग्लिश एज इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि एंग्लो सेक्शन एज के अंदर हमारी जो जर्मेनिक ट्राइब्स थी वो आके रूल करने लग गई थी, और उस टाइम पे जो लिटरेचर चल रहा था ना, लिटरेचर की शुरुआत यहीं से हुई थी। और उसके पीछे भी बहुत बैकग्राउंड है, मैं डिटेल में बात करूंगी, उससे पहले हम देख लेते हैं। उसके बाद में आता है हमारा एंग्लो नॉर्मन एज। एंग्लो नॉर्मन एज 1066 से लेके 1500 तक। ठीक है। जैसे एंग्लो नॉर्मन एज खत्म होगा, इसके अंदर भी दो तीन एज है वो हम कवर करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं रेनेसा एज। रेनेसा एज जो है हमारी 1500 से लेके 1660 तक है। अब इन सारी चीज़ों को याद करना स्टार्टिंग फ्रेशर स्टूडेंट के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सब ये ऐसी चीज़ें फेस करते हैं। आई नो वेरी वेल, मैंने भी करी थी। लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं सारी चीज़ें राइट करके आप लोगों को लिख लिख के याद करवाऊंगी। ओके। तो वैसे याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। रेनेसा एज जैसे ही ख़त्म हो जाएगी आ जाएगा हमारा नियो क्लासिकल एज। ठीक है। तो देखो सबसे पहले एंग्लो सैक्सन एज, और एंग्लो सैक्सन एज के बाद में आएगा एंग्लो नॉर्मन एज। ठीक है। यहाँ पे नॉर्मन्स का रूल हो जाएगा, यहाँ पे एंग्लो सैक्सन्स का रूल था, यहाँ पे रेनेसा आ जाएगा। रेनेसा का मीनिंग होता है रीबर्थ। ठीक है। तो ये यहाँ पे जितनी भी उथल पुथल होती है उसके बाद में यहाँ पे उथल पुथल ज़्यादा तो नहीं है, यहाँ पे तो कुछ कम ही था। बाकी जब यहाँ पे स्टार्टिंग होगी तो ये खूब ब्लूम करेगा ये। ठीक है। इसको गोल्डन एज भी बोलते हैं। ठीक है। इसी में गोल्डन एज आती है, और उसके बाद में यहाँ पे जो भी उथल पुथल होगी ना उसका यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा, और ये लोग भी खूब तबाही मचाएंगे, मतलब लिटरेचर में मचाएंगे वैसे नहीं। ठीक है। जैसे नियो क्लासिकल एज कंप्लीट होगा आ जाएगा हमारा रोमांटिक एज। ये जो नियो क्लासिकल एज है ना इसके अगेंस्ट काम करेगी रोमांटिक एज। ठीक है। और जैसे ही रोमांटिक एज आएगी आते आते यहाँ पे जो भी मतलब काम होगा, जो भी सारी चीज़ें होंगी, इसका रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। रोमांटिक एज जैसे चल रही है वो अच्छी जाएगी, लेकिन जैसे विक्टोरियन एज आएगी ना यहाँ पे बहुत सारा मॉडर्न डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन।
ठीक है। एजुकेशन आ जाएगी लोगों के पास, जो मास कल्चर है वो ब्लूम करने लगेगा, और जो हमारी मिडिल क्लास है ना उसके बारे में यहाँ पे और यहाँ पे ये मिडिल क्लास अब रेज होने लग जाएगा। ठीक है। अब आता है हमारा मॉडर्न एज। मॉडर्न एज जैसा कि हम बता सकते हैं, यहाँ पे वॉर का इम्पैक्ट था, वॉर चल रहा था यहाँ पे। ठीक है। और जैसे ही वॉर हुआ तो पोस्ट मॉडर्न एज आ जाएगी। ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्न एज हमारी 1945 के बाद तक है। देखो, हम चीज़ों को ज़्यादा इंग्लिश में या फिर कोई ऐसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि जो एवरेज स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, उनको इजी लैंग्वेज में ज़्यादा समझ आता है, तो मैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ नहीं करूँगी। इसलिए हम सिर्फ सिंपल वेज में देखेंगे कि हमें पढ़ना कैसे है। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि आपको मेरी पढ़ाई हुई हर चीज़ याद हो जाए, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, नो मैटर। ठीक है। तो हाँ, ये पोस्ट मॉडर्न एज। हाँ, तो अभी हम देखेंगे इनको इन डिटेल में। ओके। तो देखो, ये है हमारी टाइम लाइन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री। ठीक है। तो इसको अगर हम अच्छे से देखें, सबसे पहले जो इंग्लैंड था, ठीक है, मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, आपको समझ आना ज़रूरी है। मैं चाहे कुछ भी लिखूँ लेकिन वो चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, वो मेरे लिए मैटर करता है। एक सेकेंड, कैमरा। हाँ, तो जो इंग्लैंड था हमारा, यहाँ पे रोमन आए थे। ठीक है। एंग्लो सेक्सन पीरियड से पहले रोमन थे। ठीक है। और यहाँ पे जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे ना, वो थे केल्ट्स। ठीक है। ये जो केल्ट्स थे ये ओरिजिनल थे यहाँ पे। ठीक है। जैसे ही केल्ट्स यहाँ पे रह रहे थे तो इनके ऊपर रूल करने लग गए रोमन्स। ठीक है। अब ये जो रोमन है ना, ये यहाँ पे रूल कर रहे हैं। ठीक है। रोमन कहाँ से आए थे? इटली के रोम से। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि जैसे ही रोमन आते हैं ना, इनको भगाने के लिए, इनको यहाँ से आउट करने के लिए आते हैं हमारे जर्मेनिक ट्राइब्स। कौन? जर्मेनिक ट्राइब्स। ठीक है। ये जर्मेनिक ट्राइब्स कौन थी? इनको हम बोलते हैं एंगल्स, सैक्सॉन्स, जूट्स। ठीक है। एंगल, सैक्सन और जूट, ये 3 ट्राइब थी जो कि आई थी जर्मेनिक एरिया से। इनको हम जर्मेनिक ट्राइब्स बोलते हैं। जैसे ये हमारी आई थी जर्मन से और नीदरलैंड से और ऐसे कुछ एरियाज से आई थी। ठीक है। तो इतना डेप्थ में हमें जाना नहीं है। तो अब जब ये आ गई तो पहला रूल किसका था? रोमन्स का। ठीक है। रोमन पहले केल्ट रहते थे, फिर आ गए रोमन। रोमन के बाद में आ गए हमारे एंगल सैक्सन जूट, जिसको हम बोलते हैं एंग्लो सैक्सन एज। ठीक है। जैसा कि हम सबको पता है एंगलो सैक्सन एज 4050 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और ये जो रोमन है ना, ये हमारे 4010 में रूल कर रहे थे। ठीक है। तो ये जो एज है, इसी एज के अंडर हमारे आती हैं 2 एज। कौन सी एज? एंग्लो सैक्सन एज है ना, इसके अंदर 2 एज आती है। कौन कौन सी? पहली एज है हमारी एज ऑफ बैरन। ठीक है। और दूसरी है डार्क एज। ये जो एज ऑफ बैरन है और ये जो डार्क एज है ना, इसका सीधा सीधा मतलब पता है क्या है? ये एज ऑफ बैरन क्यों कहलाई? क्योंकि यहाँ पे बारबेरियंस का रूल हो गया था। किसका? बारबेरियंस यहाँ पे आ गए थे। बारबेरियंस कौन थे? जंगली लोग। कौन थे? ये वाले एंगल सैक्सन जूट, ये वाले एंगल सैक्सन जूट। ठीक है। ये लोग बारबेरियन थे। अब ये रूल कर रहे थे यहाँ पे, इसलिए इस एज को, मतलब रूल नहीं कर रहे थे यहाँ पे, तबाही मचा रहे थे।
यहाँ पे वॉर कर रखा था, लड़ाई वगैरह कर रहे थे, तो ये चल रहा था यहाँ पे, तो इसको एज ऑफ बैरन बोलते हैं। फिर बात आती है डार्क एज की। डार्क एज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे नो हिस्टोरिकल, यहाँ पे कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं मिले, कोई भी लिटरेरी फैक्ट्स नहीं मिले, कोई भी लिटरेचर नहीं था यहाँ पे, इसलिए हम इसको डार्क एज कहते हैं, क्योंकि इस एज में कुछ भी काम नहीं हुआ था। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं तो एंग्लो सैक्सन एज जो थी, यहाँ पे हमारा जो लिटरेचर था ना, वो था ओरल ट्रेडिशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा ओरल ट्रेडिशन चल रहा था। हाँ, तो इतना हम समझ चुके हैं। इसके भी डेप्थ में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे हम बात करते हैं सेकंड एज, जिसको हम बोलते हैं एंग्लो नॉर्मन एज। ठीक है, तो ये जो एंग्लो नॉर्मन एज है, इसकी स्टार्टिंग कब से मानी जाती है? इसकी स्टार्टिंग बिल्कुल, देखो उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो एंग्लो नॉर्मन एज है ना, इसकी टाइमलाइन है हमारी 1066 से लेके 1500 तक। इसके बीच में कितना क्या होता है वो भी हम देखेंगे। एंग्लो नॉर्मन एज जो है, यहाँ पे हम देखेंगे 2-3 एज, जिसको हम बोलते हैं, एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गई, जो एंग्लो सैक्सन एज है ना, इसी एज को हम बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश एज। ठीक है, इसी को हम ओल्ड इंग्लिश एज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग हुई थी, लिटरेचर इतना लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज इतनी ब्लूम नहीं करी थी, सिर्फ लिटरेचर स्टार्ट हुआ था, वो भी ओरल ट्रेडिशन में, तो इसको ओल्ड इंग्लिश एज बोलते हैं। अब हम आते हैं एंग्लो नॉर्मन एज पर। तो एंग्लो नॉर्मन एज जो है, इसके अंदर हम 2-3 एज देखेंगे। कौन सी? इसको हम बोलते हैं मिडल एज। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एज ऑफ चौसर। ठीक है, और इसी को हम, जब ये एज ऑफ चौसर जैसे ही कंप्लीट होगी, देखो एज ऑफ चौसर जो है हमारी, वो 1340 से लेकर 1400 तक चलती है। ठीक है, तो 1400 के बीच का, 1400 से लेके 1485 के बीच का कोई रियल एविडेंस नहीं है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं, हमें नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारी स्टार्ट हो जाती है प्री रेनेसा एज। ठीक है, प्री रेनेसा एज। ठीक है, और इसी एज को हम बोलते हैं टूडर एज। टूडर एज। ठीक है, ये जो ट्यूडर एज है हमारी, ये हुई थी 1485 से लेके 1500 तक। ठीक है, तो ट्यूडर एज के अंदर जो एलिजाबेथन एज जो हमारे रेनेसा एज में आएगी ना, उसके पूर्वज थे। ठीक है, उसका पूरा खानदान जो ट्यूडर एज के अंदर आ जाएगा। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, तो सबसे पहले आ जाएंगे हमारे हेनरी द सेवंथ। ओके, उसके बाद में आएंगे हमारे हेनरी द एट। ठीक है, उसके बाद में आ जाएंगे हमारे एडवर्ड फोर्थ। ठीक है, जैसे ही इनके सन ये थे और इनके सन ये थे, और इनके ही 2 बेटियां थी। पहली थी मैरी 1 और एलिजाबेथन। ठीक है, तो ये जो हमारी मैरी 1 और एलिजाबेथन थी, ये हेनरी दी 8 की 2 सुपुत्री थी, और ये उनका बेटा था। ठीक है, ये ठीक से रूल नहीं कर पाया, फिर इसका रूल इसने मैरी ने लिया, और मैरी के बाद में एलिजाबेथन एज आई, और इसी एलिजाबेथन एज को हम बोलते हैं द गोल्डन
एज, ठीक है, क्योंकि इसके टाइम पर बहुत सारे इनोवेशन हुए, प्रिंटिंग प्रेस भी आया और लाइक लिटरेचर तो पीक पे था, ठीक है, लिटरेचर खूब ब्लूम करा था। यहाँ पे हम देखेंगे ड्रामा बहुत परफॉर्म किए जाते थे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई और थिएटर वगैरह भी काम कर रहे थे। हमारे जो शेक्सपियर हैं वो उनका भी ये इसी के एज में जो पीरियड है वो चलता है, ठीक है। अभी हम वापस आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। तो जैसे एंग्लो नॉर्मन एज कंप्लीट हुआ, उसके बाद में हमारी थर्ड एज थी, कौन सी? द रेनेसा एज। जैसे कि मैंने प्री रेनेसा के बाद में रेनेसा, ठीक है, द रेनेसा एज, ठीक है। ये जो रेनेसा एज है, इसी एज में हम देखेंगे हमारी आती हैं 4 एज, ठीक है। रेनेसा एज शुरू कब हुई थी? स्टार्टिंग रेनेसा एज जो है उसका स्टार्टिंग कब हुआ था? 1500 से लेके 1660 तक, ठीक है। तो इतना हमने देखा। अभी हम देखेंगे, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना? 1600 तक लेके एग्जैक्ट नहीं होता, पर ठीक है, बाद में हमें पता चल जाएगा हमने गलत किया सही है, पर इतना ही है, आई थिंक ये सही है मेरा, ठीक है। तो द रेनेसा एज, ये जो रेनेसा एज है, इसी के अंदर हमारी आती है 4 एज। 4 एज कौन कौन सी? रेनेसा एज के अंदर सबसे पहली एज जो आती है उसको बोलते हैं एलिजाबेथन एज, ठीक है। ये जो एलिजाबेथन एज है, जैसे ही एलिजाबेथ जो है हमारी 1558 से लेके 1603 में एलिजाबेथ ये हमारी थ्रोन पे बैठती हैं 1558 में, और 1603 में इनकी डेथ हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1600 में 1600 या 1601 में हम बोल सकते हैं, तो 1600 में ये हमारे इंडिया में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी भेजी थी, ठीक है। इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इस्टेब्लिश है ये इसी ने करी थी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे एलिजाबेथन एज ख़त्म होती है तो इनका एक कज़न ब्रदर होता है स्कॉटलैंड का, वहाँ स्कॉटलैंड का वो किंग 6th होता है, और यहाँ पे आके वो किंग फेस्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं जेम्स फेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं जैकोबियन एज, ठीक है। जैकोबियन एज शुरू हो जाती है क्योंकि यहाँ पे रूल करता है किंग जेम्स फेस्ट, ठीक है, किंग जेम्स फेस्ट, ठीक है। जैसे ही किंग जेम्स फेस्ट का, देखो किंग जेम्स फेस्ट का टाइम पीरियड जैसे ही कंप्लीट होता है, आ जाता है हमारी कैरोलिन एज, थर्ड एज कौन सी है? कैरोलाइन एज। कैरोलाइन एज के अंदर हमारा जो किंग होता है वो किंग जेम्स का बेटा होता है जिसका नाम था चार्ल्स वन, ठीक है। और इसका असैसिनेशन कर दिया जाता है, इसको इसी की पब्लिक मार देती है, गला काट देती है। तो ये इसके पीछे कंट्रोवर्सी है बहुत, वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे। जैसे ये हो जाता है ना, इसके जस्ट बाद आता है हमारा कॉमनवेल्थ एज, ठीक है। चार्ल्स वन जिसका असैसिनेशन हो जाता है, इसका एक बेटा होता है जिसका नाम है जेम्स द सेकेंड, ठीक है, जेम्स सेकेंड होता है। तो वो मतलब जैसे इसका असैसिनेशन होता है तो वो अभी फ्रांस भाग जाता है, लेकिन वो बाद में आएगा, रेस्टोरेशन एज पे आएगा वो, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कैरोलिन एज ख़त्म होती है, यहाँ पे शुरू हो जाती है हमारी कॉमन वेल्थ एज, ठीक है। तो ये जो हमारी कॉमनवेल्थ एज है, ये जहाँ पे कंप्लीट होगी वहीं पे हमारा रेनेसा एज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रेनेसा एज कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टार्टिंग होगी हमारी नियो क्लासिकल एज की, नियो क्लासिकल एज।
मैं डेप्थ में जा रही हूँ और इससे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो, लेकिन टाइम का थोड़ा ध्यान रखते हुए हमें चीज़ों को सही से करना होगा, ठीक है। तो न्यू क्लासिकल एज जो है हमारी, इसके अंदर होता है रिस्टोरेशन। और जैसा कि मैंने बताया, रिस्टोरेशन के टाइम पे ये जो इसका बेटा था ना, जेम्स सेकंड, वो वापस आएगा और वो रूल करेगा, ठीक है। तो न्यू क्लासिकल एज के अंदर फर्स्ट जो एज है वो आती है रिस्टोरेशन एज। रिस्टोरेशन एज, ठीक है। न्यू क्लासिकल एज स्टार्ट कहाँ से होती है वो मैं बता देती हूँ। ये जैसे कैरोलिन एज शुरू होती है ना, कैरोलिन एज शुरू होती है 1603 से लेके 1625 तक, ठीक है। और जैसे ही कॉमनवेल्थ एज आती है, ये होती है हमारी 1625 से लेके 1645 तक, ठीक है। तो जैसे ही हमारी ये वाली भी एज चली गई, फिर आती है न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज का टाइम जो है हम अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं कितना, 1660 से लेके 1698, 1660 से 1698, ठीक है। ये हमारी हो गई न्यू क्लासिकल एज। इसके अंदर रिस्टोरेशन एज आता है। दूसरा आता है हमारे पास ऑगस्टन एज। फिर आता है हमारे, इसी एज को हम बोलते हैं एज ऑफ पोप। जो ऑगस्टन एज है इसी को हम एज ऑफ पोप भी बोलते हैं, याद रखना। उसके बाद में आता है एज ऑफ जॉनसन, ठीक है, या फिर जॉनसन एज भी हम सिंपल बोल सकते हैं। और इसी एज को हम बोलते हैं सेंसिबिलिटी एज, ठीक है। अब एक सेकेंड, इसके आगे का हम हमारे पेज के दूसरी साइड कर लेते हैं। जैसा कि हमने इतना पढ़ लिया है कि हमारी जो एज है वो एंग्लो सैक्सन एज, एंग्लो नॉर्मन एज हमने पढ़ी है, रेनेसा एज पढ़ी है, न्यू क्लासिकल एज पढ़ी है। अब आता है रोमांटिक एज। और जैसे न्यू क्लासिकल एज में हमने 4 एज पढ़ी हैं। रेस्टोरेशन एज, हमारी रेस्टोरेशन के बाद में ऑगस्टन एज, ऑगस्टन के बाद में जॉनसन एज, और जॉनसन के बाद में हमारा आता है एनलाइटनमेंट, ठीक है। एनलाइटनमेंट एज। ये जो जॉनसन एज है ना, इसको बोलते हैं एज ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। और इसको प्री रोमांटिक एज भी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये एज ऑफ एनलाइटनमेंट होगी, इसी एज को बोलते हैं एज ऑफ रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ये जो न्यू क्लासिकल लोग है ना, ये इसको देखो, नाम ही देखो, नियो प्लस क्लासिकल, नाम से पहचानो। यहाँ पे नियो है ना और ये क्लासिकल है, यहाँ के जो राइटर्स होंगे ना, अब क्लासिकल राइटर्स को इमिटेट करना शुरू कर देंगे। क्लासिकल लोग कौन, जैसे एरिस्टोटल थे, प्लेटो थे, सोक्रेटिक्स थे, और जो होरेस थे, वो लोग जो भी लिखते थे ना, उनकी वर्क की जो स्टाइल थी, वो जैसे रूल्स मेंटेन करते थे, उनका जो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना होता था, वो सारी चीज़ें अब ये जो लोग हैं ना, न्यू क्लासिकल एज के जो लोग थे, वो अब इमिटेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट चीज़ें चलती हैं, स्ट्रिक्ट राइटर्स राइटिंग्स लिखते हैं और विद स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ, ठीक है। तो उसी के उल्टा जब एज ऑफ रोमांटिक आएगी, तो रोमांटिक एज के अंदर जितने भी राइटर्स होंगे ना, वो सब इसके अगेंस्ट काम करेंगे। अगेंस्ट का मतलब, ये लोग जैसे रूल्स को फॉलो कर रहे थे ना, ये जो जैसे स्ट्रिक्ट वे में लिख रहे थे, ये लोग कहेंगे हम तो लिखेंगे हमारी मर्जी से, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमें कोई उसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं लगाने, हमें कोई ज़रूरी नहीं है पोइट्री को कैसे तोड़ मरोड़ के लिखना है, हम सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, हम कॉमन लोगों की लैंग्वेज में लिखेंगे, ताकि लोग पढ़ें तो उनको समझ आए और वो खुद से रिलेट करें, वो वर्क को पसंद करें। तो रोमांटिक एज के अंदर हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो राइटर हैं, वो है हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ,
ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जब होंगे हमारे, तो वो यहाँ पे ये देखो, विलियम वर्ड्सवर्थ हमारा एक लिखेंगे लिरिकल बैलेड, उनका एक वर्क होता है, ठीक है। उसी से स्टार्टिंग होगी पूरे लिटरेचर मतलब रोमांटिक एज की, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होता है, इसलिए इसके अगेंस्ट बहुत काम करेंगे। पर रोमांटिक एज जो है वो एक ऐसी एज है जहाँ पे कॉमन लोगों के बारे में, कॉमन लाइफस्टाइल के बारे में, जो मास कल्चर है, जो जो लोग नेचर के बारे में लिखेंगे, खुद के बारे में लिखेंगे, पर्सनल चीज़ें ऐड कर देंगे, बिन कोई रूल नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, सब अपनी मर्जी से करेंगे। तो यहाँ पे ये होती है हमारी रोमांटिक एज। जैसे ही रोमांटिक एज ख़त्म होगी, इसकी कोई सब एज नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। विक्टोरियन एज की अगर हम बात करें, तो विक्टोरियन एज ऐसी एज है जहाँ पे हम देखेंगे कि अब रानी क्वीन विक्टोरिया यहाँ पे रूल करेगी, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया यहाँ पे जब रूल करेगी तो बहुत सारा इनोवेशन काम शुरू हो जाएगा, ठीक है, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे हम देखेंगे कि जो मास कल्चर है हमारा, जो हमारे जो कॉमन लोग हैं, जो हमारा मिडिल क्लास पीपल है, अब उनको एजुकेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। तो वो जो एजुकेशन है, वो जो लोग अब पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। जो यहाँ पे इन्होंने कॉमन लैंग्वेज लिखी थी, बुक्स वगैरह लिखी थी, अब वो पढ़ेंगे, यहाँ पे लोगों का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल वगैरह शुरू हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा, फिर भी बहुत सारा कल्चर में बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हम स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ पे क्या था, ओरल ट्रेडिशन, ठीक है। फिर यहाँ पे आते आते हमें क्या मिला, धीरे धीरे रिटर्न में आने लग गया। यहाँ पे वही जो रिटर्न में वर्क लिखते थे, अब वो यहाँ पे परफॉर्मेंस होने लग गई, ठीक है। अब जो यहाँ पे परफॉर्मेंस हो रहे हैं, तो इतनी तबाही होने के बाद में यहाँ पे ये लोग अब कुछ नया करने की चाह में थे, तो नया इन्होंने क्या किया कि पहले वाले राइटर्स को कॉपी करना शुरू कर दिया। अब ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट रूल लगाते थे, तो हमारे रोमांटिक एज में घुस गए हम। रोमांटिक एज के अंदर सारे राइटर्स क्या कर रहे थे भाई, ये जो स्ट्रिक्ट थे ना, ये अब बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गए, ये अब लोगों के बारे में लिख रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, इनको लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे लोग समझदार होंगे तो आ जाएंगे विक्टोरियन एज के अंदर, अब बहुत सारा मॉडर्न एज की तरफ काम होने लग जाएगा, ठीक है। जैसे विक्टोरियन एज कंप्लीट होगी, आ जाएगा मॉडर्न एज, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग हो चुकी थी, अब काम शुरू हो चुका था, स्टार्टिंग पॉइंट था ये मॉडर्न एज का। अब मॉडर्न एज शुरू हो जाती है 1901 से, और यहाँ पे होती है घटना वर्ल्ड वॉर की, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट होने के बाद में पोस्ट मॉडर्न एज जब आती है, तो सब चीज़ें फिर से अब एक नए रूप में आएंगी, ठीक है। सारी चीज़ों का अब रिनोवेशन फिर से होगा, ठीक है। अब सब चीज़ें अलग से काम करेंगी, और यहाँ पे हम देखेंगे कि मॉडर्न टाइम में टेक्नोलॉजी जो है वो खूब ब्लूम करेगी, ठीक है। और ये आज का टाइम भी हम इसको ऐड कर सकते हैं इसमें। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए मेरी पूरी, अब बहुत सारी चीज़ें मेरी रह गई हैं, लेकिन जितना मैंने बताया वो इस वीडियो के लिए इनफ है। ये इतना पढ़ते ही आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे ही हम इन एज के 2-3 वीडियोस बनाएंगे, जिससे कि हमें सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे, बाय।